तो इसी के जैसा, मिराज के जैसा ही फेनोमेना है लूमिंग। लूमिंग जो है ये पोलर रीजन में होता है जहां पर कि ठंड बहुत ज्यादा है। तो जिस प्रदेश में ठंड ज्यादा होगा वहां पर जो अर्थ का जो इस एयर का लेयर अर्थ के सरफेस के जो एयर का लेयर अर्थ के सरफेस के नजदीक होगा, जैसे ये लेयर हुआ, तो इसका डेंसिटी ज्यादा होगा। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी घटता जाएगा, क्योंकि अर्थ जो है वो ठंडा हो गया है। तो ठंडा हो गया है तो उसके नज़दीक जो एयर का लेयर रहेगा वो भी ठंडा हो जाएगा, और ठंडा चीज़ का डेंसिटी ज़्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। ऊपर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर म्यू ऐसे इंक्रीज करेगा, नीचे की तरफ इंक्रीज करेगा, ऊपर की तरफ डिक्रीज करेगा। तो अगर ऐसे लिख दें, डिक्रीज, और इसमें म्यू ऊपर की तरफ इंक्रीज करता है। अब अगर सपोज करिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रख दें, ये सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, एक पेड़ है या एक पौधा है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसको जो दिखेगा, एक तो इसका रियल पोजीशन जो अगर इसी के लेवल में है तो रियल पोजीशन आपको दिखेगा, इसके लेवल में नहीं अगर है तो यहां से जो रेज निकल करके आएगा वो इसके पास कैसे पहुंचेगा, इस बात को जरा समझिए। यहां से जो भी रेज निकल करके आएगा, अगर इसी के लेवल में ये आई है तब तो एक रे जो ऐसे निकल करके आया इसके पास पहुंच गया। यहां से जो रे ऐसे आया है उसका मीडियम चेंज नहीं किया है, इसलिए उसका जो रिफ्रैक्शन है वो नहीं होगा। लेकिन अगर कोई रे ऐसे बाहर निकलता है, ऐसे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो रे तो सब डायरेक्शन में बाहर निकलेगा, ऐसे बाहर निकलता है और डिक्रीज किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डिक्रीज किया है का मतलब ये अगर नॉर्मल ड्रॉ करें, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं करता तो जो ऐसे निकला है वो तो ऐसे चला जाता, केवल यही रे इसके पास पहुंचता तो इस ऑब्जर्वर को केवल यही दिखता। अगर गर्मी या ठंडा का जगह नहीं है तब तो ऑब्जेक्ट जहां है वही दिखता है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से रे ऐसे निकलता है वो इसके पास पहुंचता है। बाकी जो रे ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे निकलता है वो इसके पास नहीं पहुंचता है। तो इसके पास ये वाला रे पहुंचता है ये स्ट्रेट लाइन पर, तो ये यहीं दिखता है। लेकिन इस केस में ये वाला रे जो ऐसे निकला है या इस केस में ये जो रे ऐसे निकला है वो घूम करके फिर से इसके पास पहुंच जाता है। यहां पर कैसे पहुंच रहा है, क्योंकि यहां से यहां डिक्रीज किया है तो नॉर्मल से दूर जाएगा, ये ऐसे जाएगा। इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करो, इनिशियल डायरेक्शन इसका ये है, तो फिर ये नॉर्मल से दूर जाएगा, ये देखो ऐसे जाएगा। फिर यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करो। अब ये तब तक रिफ्रैक्शन होगा जब तक क्रिटिकल एंगल से कम एंगल है, तब तक रिफ्रैक्शन ही होगा। लेकिन अगर सपोज करो यहां पर ये इनिशियल डायरेक्शन से बेंड होकर के ऐसे आया, अब इस वाले पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा हो गया तो ये लाइट यहां पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा ऐसे। यहां से यहां तक हम इसको स्ट्रेट दिखाए हैं क्योंकि ये थिकनेस बहुत कम है, टेंडिंग टू 0 है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है यहां से यहां तक। तो यहां से ये ऐसे आया, उसके बाद फिर जब यहां आएगा तो अब इस डायरेक्शन में जब इंटर किया है इससे इसमें आ रहा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ज्यादा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। तो इनिशियल डायरेक्शन इसका जो था उससे नॉर्मल की तरफ बेंड कर दीजिए, उससे नॉर्मल की तरफ बेंड कर दीजिए। तो ये रे बेंड करता हुआ ऐसे चला गया, मतलब ये रे इसको नहीं दिखा। अब सपोज करो यहां से जो ऐसे रे निकला है ऐसे, तो ये फिर ऐसे जाएगा, ये फिर ऐसे जाएगा, ये फिर ऐसे जाएगा, ये फिर ऐसे जाएगा, ये फिर ऐसे यहां से घूम करके आएगा। तो यहां से कोई ना कोई ऐसा रे है जो कि यहां पर घूम करके इसके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि यहां से एक ही दो रे थोड़ा निकला, यहां से तो इनफाइनाइट रे निकला है।
तो इस इन्फिनाइट रे में से कोई ना कोई रे होगा जो कि इसके पास पहुंचेगा। तो इसके पास अगर पहुंच गया, सपोज ये वाला रे पहुंचा, तो इसको आप पीछे प्रोड्यूस करिए, इसका इमेज यहां दिखेगा। तुम कहोगे सर एक ही रे से रे डायग्राम आप बना दिए। अरे भाई ये जो रे है उसके बगल में और भी तो रे है, उसके बगल में और भी तो रे है। रे डायग्राम बनाने के लिए आपको दो रे का जरूरत पड़ता है, लेकिन इस आई को अगर कोई इमेज देखना है और एक रे भी उसके पास पहुंचा तो उसको इमेज दिखेगा। और वैसे भी आई का अगर इसका हम कुछ थिकनेस लेते हैं, ये पॉइंट ऑब्जर्वर नहीं लेते हैं, तो यहां से कोई 2 या 3 रे निकला है जो कि ऐसे घूम करके आया, उस तीनों रे को पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो यहां पर इंटरसेक्ट करेगा इसके ऊपर, मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां दिखेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए ये सरफेस कैसा बिहेव करेगा, मिरर जैसा बिहेव करेगा। और इस मिरर से जितना ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही इमेज डिस्टेंस होगा। तो जो सरफेस मिरर जैसा बिहेव कर रहा है उस सरफेस से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तो अब फाइनल अगर सवाल आपसे पूछें कि मिराज या लूमिंग ये किस फेनोमेना पर बेस्ड है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मिराज या लूमिंग किस फेनोमेना पर बेस्ड है, तो आप कहोगे रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक फेनोमेना है रिफ्रैक्शन और दूसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जिस सरफेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ वहां से रे वापस चला जाएगा और फिर इस आई को पहुंचेगा। इस दोनों पर नोट्स लिख करके जो सबसे पहले हमको भिजा देगा, नोट्स लिख करके जो सबसे पहले हमको भेज देगा, मतलब वो ये वीडियो सबसे पहले देखा है, तो उसको हम अपने तरफ से कुछ इनाम देंगे। वो इनाम कब देंगे वो तो कोचिंग खुलने के बाद ही देंगे, लेकिन उसको हम इनाम अपने तरफ से जरूर देंगे क्योंकि वो सबसे पहले यहां तक पहुंचा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया है, और सबका लेवल एक जैसा नहीं होता है, ये भी सही है। सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा दिमाग लेकर नहीं आया, वैसा कर्ज लेकर के नहीं आया है, और सारे स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो भी एक जैसे नहीं हैं। तो हम ये बिल्कुल प्रेशर 100% नहीं डाल रहे हैं कि आज ही देख लो, आज ही देख लो। या कुछ लिमिटेशन भी है आपके साथ, कुछ लिमिटेशन भी होगा, होता ही है लिमिटेशन। हमारे पास जब ब्रॉडबैंड नहीं था तो हमको भेजने में दिक्कत हो रहा था, जितना देर हमको क्लास लेने में लगता था उससे 3 गुना देर हमको उसको भेजने में लगता था। लेकिन अब ब्रॉडबैंड लगा लिए हैं तो फिर हमको वो दिक्कत सॉल्व हो गया। तो जब दिक्कत आता है तभी उसका जब दिक्कत आता है, परेशानी आती है, तभी उसका सलूशन निकलता है। तो एक सलूशन तो हमारा निकल गया कि हम भेज अब दे रहे हैं आसानी से। अब तुम उसको आसानी से देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, ये तुम्हारे एंड का प्रॉब्लम है। तो वो वाला प्रॉब्लम तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोग हमसे ज़्यादा होशियार हैं इस मामले में, क्योंकि हमको थोड़ा मोबाइल का कम नॉलेज है, और व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब तो पहली बार हम छू ही रहे हैं और आप इसका यूज कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा बेटर हमसे जानते हैं। तो कैसे उसको आपको लेना है ये आपको सोचना है, और कितना जल्दी कंप्लीट करना है ये आपके एंड का प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। और बाकी हम लोग अब इस पर जो पैकेज का डाउट दिए थे वो डाउट अब डिस्कस करेंगे। तो पैकेज का डाउट हम लोग लेते हैं। तो डाउट डिस्कशन के पहले ये एक बहुत छोटा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है जो छूट गया था, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ सकता है। देखिए न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन के थ्योरी में आप पढ़ते हैं। न्यूटन साइंटिस्ट थे, और न्यूटन ऐसे साइंटिस्ट थे जो हर जगह घुस जाते थे। पूरे फिजिक्स मैथ में न्यूटन हर चैप्टर में आपको मिलेंगे। मैकेनिक्स पूरा आप लोग पढ़ लिए, न्यूटोनियन मैकेनिक्स था। थर्मोडायनेमिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, थर्मोडायनेमिक्स में भी आप पढ़े। वेव्स एंड साउंड में न्यूटन और लाप्लास करेक्शन आप देखे ही थे। 11th के हर चैप्टर में न्यूटन थे। 12th के भी हर चैप्टर में आपको न्यूटन दिखेंगे। ऑप्टिक्स में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में यह है न्यूटन्स फार्मूला। वेव ऑप्टिक्स में भी जो साइंटिस्ट होता है उसका दिमाग साइंस का होता है, और साइंस तीनों रिलेटेड है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलग नहीं है। तो वो साइंटिस्ट थे, रियल साइंटिस्ट थे, और हर जगह उनका जाना लाजमी था। ये न्यूटन फार्मूला क्या है सो देखिए।
ये फॉर्मूला लेंस के लिए भी है और मिरर के लिए भी है। लेंस के लिए पहले हम लोग देख रहे हैं, ये एक लेंस है जिसका ये फोकस है, और इस फोकस से अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पर है जिसका डिस्टेंस x1 है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज सपोज करो यहां बन रहा है, इसका डिस्टेंस इस फोकस से x2 है, ये डिस्टेंस कितना है x2 है, और ये डिस्टेंस कितना है x1 है। x1 इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट फोकस। लेंस में दो फोकस होता है, ये है फर्स्ट फोकस और ये है सेकंड फोकस। लाइट इधर से इंसिडेंट कर रहा है तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। लाइट इधर से इंसिडेंट कर रहा है तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। तो फर्स्ट फोकस ये, सेकंड फोकस ये, हम कंसीडर करें लाइट इधर से इंसिडेंट कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रखे हैं। तो फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और सेकंड फोकस से इमेज का डिस्टेंस, ये x1 x2 है। और न्यूटन का फॉर्मूला होता है x1 x2 इक्वल टू एफ स्क्वायर। इस फॉर्मूला को न्यूटन्स फॉर्मूला कहते हैं। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको करके दिखा रहे हैं। अब देखो, इस लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूला में ये v क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ये जो फॉर्मूला है वो किस कन्वेंशन से हम लोग डिराइव किए थे, जो कन्वेंशन हम लोग लिए थे, और हमारा कन्वेंशन क्या था, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो इसमें अगर हम पूछें कि v क्या है तो कहोगे यहां से इसका डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है f प्लस x2, ये तो डिस्टेंस हो गया। प्लस की माइनस, तो ये डायरेक्शन प्लस है और ये डायरेक्शन माइनस है, तो इसको हम लोग कहेंगे 1/v के जगह पर f प्लस x2, और ये टर्म प्लस होगा माइनस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, ये होगा f प्लस x1। कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ प्लस होगा। अच्छा, इसको हम लोग लिखेंगे इधर है तो माइनस। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो f प्लस x2, f प्लस x1, f प्लस x1, और यहाँ प्लस f प्लस x2 इज इक्वल टू 1/f। एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, देखिए कितना आ रहा है। तो इसको हम लोग ऐड कर दिए, यहाँ f प्लस f 2f हो गया, x1 प्लस x2, और नीचे हो गया f स्क्वायर f x1 f x2 x1 x2, और इधर 1/f है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो f इंटू 2f स्क्वायर f x1 f x2 लेफ्ट साइड में हो गया, और इधर ये वाला टर्म लिख दिए, यहाँ से f x1 f x2 इससे कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आइए तो f स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2। उसी तरह से यही फॉर्मूला मिरर के लिए, कोई भी मिरर आप ले लो, सपोज करो कॉनकेव मिरर लेते हैं, ये कॉनकेव मिरर, इस कॉनकेव मिरर का ये f है, ये 2f है। कोई ऑब्जेक्ट सपोज करो यहाँ है, उसका इमेज सपोज करो यहाँ बन रहा है। मिरर में तो एक ही फोकस होता है, यहाँ तो दो फोकस होगा नहीं, तो ये x1 को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, और f2 को क्या कहेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। किसका, एक ऑब्जेक्ट का और एक इमेज का। तो फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है x1 और फोकस से इमेज का डिस्टेंस है x2। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इमेज का डिस्टेंस x2 कर दीजिए तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x1 हो जाएगा। x1 या x2 आप किसी को ले सकते हैं। अब इसके लिए अगर हम फॉर्मूला डिराइव करें तो फिर से यही फॉर्मूला आएगा। देखो, आप लोग जरा एक बार कोशिश करो डिराइव करने का। इसको म्यूट करिए वीडियो को और इसको डिराइव करके देखिए जैसे इसको करा था। इसका फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u 1/f। 1/v, v का मतलब ये डिस्टेंस, क्योंकि ये जो फॉर्मूला डिराइव किए हैं वो, उसमें हम लोग डिस्टेंस कहां से लेते थे, पोल से लेते थे।
तो इसका डिस्टेंस यहां से कितना होगा, f प्लस x2, और चूंकि इधर था इसलिए माइनस u डिस्टेंस यहां से यहां तक, f प्लस x1, इसका माइनस क्योंकि इस तरफ है, ये डायरेक्शन प्लस है, फोकल लेंथ माइनस है, कॉनकेव है, ये माइनस 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 कैंसिल, तीनों को कैंसिल कर देते हैं। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, देखो ध्यान से, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपको सेम ही दिखेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो बिल्कुल यही कैलकुलेशन आएगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2। न्यूटन्स फॉर्मूला में ये जो यहां पर प्लस और यहां माइनस है वो नहीं होता है, इसमें कंफ्यूजन का चांस है, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला मिरर का होगा, कौन सा फॉर्मूला लेंस का होगा, ये आदमी भूल जाता है, किस में प्लस होता है किस में माइनस होता है। न्यूटन साहब ऐसा कर दिए कि दोनों में सेम ही फॉर्मूला यूज होगा, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, तो इस फॉर्मूला को यूज करना आसान हो गया। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। इस फॉर्मूला को बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इस वाले फॉर्मूला के लिए आपको याद करने का जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा इमेज का। इस वाले में आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि भाई ये जो फोकस है, इस फोकस से अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज भी इधर बनता है। हालांकि ये सब चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, नया से फिर से पढ़ाने का जरूरत नहीं है। आप तो जानते थे कि अगर इस रीजन में कहीं ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज इधर बनता है, और इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज यहाँ बनता है। उसी तरह से यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इमेज इधर बनता है, इधर ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ बनता है। तो अब अगर x1 और x2 आपको दिया है तो उसमें आपको साइन कन्वेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसमें तो साइन आप पहले ही रख चुके हैं, यहाँ पर साइन कन्वेंशन आप कर चुके हैं, तो आप फिर से साइन कन्वेंशन नहीं करेंगे। ये x1 और x2 जो है वो डिस्टेंस होता है, उसमें साइन नहीं रखना है। तब कहोगे तुम कि सर ठीक है, इस वाले में इधर के तरफ है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी इधर बनेगा, तो इसमें हमको याद है। इस वाले में भी फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट अगर f और 2f के बीच में है, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनता है इधर 2f के बाद, और इधर अगर है तो इमेज बनता है यहाँ। उसी तरह से यहाँ पर अगर रखे हैं तो इमेज बनता है यहाँ। तो उस केस में आपको ये कहाँ बनेगा, इससे मैग्नीट्यूड आएगा, कहाँ बनेगा, डायरेक्शन इस फॉर्मूला से नहीं आएगा कि किस तरह बनेगा। वो आपको ये चीज पहले से समझ करके रखना पड़ेगा, तब आप पोजीशन निकाल सकते हैं। तो समझ करके रखना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा उसमें बर्डन है, इसलिए ये फॉर्मूला जो है वो ज़्यादा नहीं चला। इस वाले फॉर्मूला में आप किसी भी केस में इसको आप यूज करिए तो उसमें आपको याद करने का जरूरत नहीं। तो ये न्यूटन्स फॉर्मूला था। एक्सरसाइज 2 का पैकेज, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 यहां से स्टार्ट करें। क्वेश्चन में लिखा है एन इक्विलैटरल प्रिज्म इज केप्ट एज शोन इन फिगर। A ray PQ is incident on one of the face. For the minimum deviation of incident ray, इस इंसिडेंट रे का मिनिमम डेविएशन हो, PQ must be horizontal, QR must be horizontal, RS must be horizontal, any one of them may be horizontal, any one of them may be horizontal। ठीक है, इसमें जो डायग्राम दिखाया है उसमें ये PQ है, यहाँ से रे रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे इंसिडेंट हुआ, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किए तो ये लाइन नॉर्मल है, यहाँ से रे रिफ्रैक्ट होकर के बाहर निकलेगा तो नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड करेगा, तो ऐसे हुआ। PQ ये वाला पॉइंट R है और ये पॉइंट S है। ये जो रे इंसिडेंट किया है, ये सपोज करो किसी एंगल पर इंसिडेंट किया है,
सपोज ये एंगल अगर आई है, आई का वैल्यू 30 हो, 60 हो, 50 हो, कुछ भी हो, ये एंगल अगर आई है तो मिनिमम डेविएशन का कंडीशन होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दोनों बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है कि डेविएशन मिनिमम हो, और मिनिमम डेविएशन का कंडीशन होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो अगर ये और ये बराबर होगा तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लिखेंगे तो ये एयर है और ये सपोज करो म्यू है, तो आप लिखेंगे 1 sin i इक्वल टू म्यू साइन r1, ये सपोज r1 है, और यहां लिखेंगे स्नेल्स लॉ, तो ये है म्यू साइन r2, ये सपोज r2 है, इक्वल टू 1 sin e। और ये तो आपको पता ही है कि मिनिमम डेविएशन का ये कंडीशन होता है। तो अगर I और E बराबर है तो R1 R2 बराबर होना चाहिए। इस दोनों एंगल को अगर हम R मान लें, इसको भी और इसको भी, तो ये दोनों अगर बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। इस एंगल का वैल्यू और इस एंगल का वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये तो इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ये वाला एंगल तो 60 होगा ही, इसका मतलब थीटा प्लस 60 180, तो थीटा का वैल्यू 60 हो गया, ये एंगल भी 60 होगा और ये एंगल भी 60 होगा। आई के किसी भी वैल्यू के लिए, आई का वैल्यू 0 हो या 90 हो या 45 हो, किसी भी वैल्यू के लिए आई किसी भी एंगल पर इंसिडेंस होगा, उससे मतलब नहीं है। किसी भी एंगल पर इंसिडेंस हुआ तो ये वाला एंगल जो है वो 60 ही होगा, ये हम प्रूव करके आपको दिखा दिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तब ये कंडीशन है, कोई भी प्रिज्म में नहीं, ये इक्विलैटरल प्रिज्म है तब। ये अगर 60 है, ये भी अगर 60 है, इसका मतलब ये है कि भाई ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ, इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होना चाहिए। अगर ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो गया का मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम लेवल पर होना चाहिए, इसका मतलब ये लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ये लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। वैसे भी देखो ये लाइन अगर इसके पैरेलल होगा तभी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, इसका मतलब ये लाइन को इसके पैरेलल होना चाहिए, ये कंडीशन होगा। तो इस चारों ऑप्शन में से कंडीशन कौन सा होगा? क्यू आर, ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, क्यू आर मस्ट बी हॉरिजॉन्टल। पी क्यू हॉरिजॉन्टल हो ये कंडीशन नहीं है। पी क्यू का वैल्यू तो ये वैल्यू आप कुछ भी दूसरा ले सकते हैं, लेकिन ये हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होगा। ये बढ़िया सवाल है, मेडिकल वाले बच्चे इसको याद रख सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल है और मिनिमम डेविएशन का केस है, तो प्रिज्म के अंदर जो रेज आएगा वो बेस के हॉरिजॉन्टल होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। वैसे ये क्वेश्चन जो है वो केवल एक ही लोग पूछा है, और चूंकि वो अच्छा बच्चा है वो पूछा है तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत है, बाकी मैक्सिमम लोग इसको नहीं पूछे हैं। तो अगर नहीं पूछे हैं का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये समझने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से जो हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आंसर मिलाने के लिए, और आंसर नहीं मिला तो उसमें फिर कुछ दिमाग लगा करके फिर आंसर मिला देंगे। ऐसा अभी मत करिए, एक बार पहले आप पूरा पैकेज सॉल्व कर लीजिए, एक एक सवाल को समझ करके, क्योंकि ज्योमेट्रिकल हम बार बार कर रहे हैं। आप जब मैकेनिक्स पढ़ते थे तो दिक्कत होता था एफबीडी बनाने में, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम सीख लिए तो मैकेनिक्स आधा सीख लिए। पूरे मैकेनिक्स में रोटेशन तक आप लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम, अभी भी कितने लोगों को नहीं आता होगा फ्री बॉडी डायग्राम, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम भी उसमें इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको सर्किट डायग्राम सीखना होगा,
करंट में। मैग्नेटिक्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन उसमें पता करना होगा। तो हर चैप्टर का अपना एक की पॉइंट होता है, उस की वर्ड को अगर नहीं समझेंगे तो वो चैप्टर समझ नहीं आएगा। और इस चैप्टर का की वर्ड है साइन कन्वेंशन। आपको दिक्कत प्लस माइनस में होगा, और प्लस माइनस में दिक्कत अगर नहीं हो रहा है तो मतलब आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। चल इस वाले सवाल पर एक बार आ जाइए। लिखा है कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ एफ, ये कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ एफ है, प्रोड्यूसेज एन इमेज 1/nth ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट का साइज का 1/nth है। इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से 1/nth बन रहा है। देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से कितना होगा। सबसे पहली बात है कि 1/nth साइज जो है वो तो दो केस में हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट यहां रखे हैं और इसका साइज 1/nth यहां हो जाए, या ऑब्जेक्ट यहां रखे हैं तो उसका साइज 1/nth यहां हो जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि इस वाले मिरर में यहां से यहां ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज यहां से यहां बनता है, और यहां से यहां ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज यहां से यहां बनता है। इसका उल्टा, यहां ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज यहां बनेगा, यहां ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज यहां बनेगा। मिरर के केस में फोकस से राइट अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी फोकस से राइट बनेगा, और फोकस से लेफ्ट अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी फोकस से लेफ्ट बनेगा। यहां अगर इसको पूरे 4 रीजन में डिवाइड किए थे, 1 2 3 4, इसमें रखा है ऑब्जेक्ट यहां बनेगा, इसमें रखा है ऑब्जेक्ट यहां बनेगा। अब अगर ऑब्जेक्ट यहां रखे हैं तो 1/nth साइज यहां हो गया, और ऑब्जेक्ट अगर यहां रखे हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो 1/nth साइज यहां हो गया। रे डायग्राम में समझाए थे। तो कहोगे सर इसका तो दो केस आएगा। ये एक कंफ्यूजन, पहला कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजन कुछ बच्चा हमसे पूछा है और उसको पर्सनली हम फोन करके भी बताए हैं कि देखो ये कारण है। आप लोग सोचिए कि इसमें दो केस होगा या एक ही केस होगा, क्योंकि सीपीपी में एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे कॉनकेव मिरर वाला, तो उसमें 2 आंसर आया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, याद करिए। मैग्निफिकेशन वहां लिखा हुआ था डबल है तो इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, उसका 2 आंसर आया था। तो इसका भी क्या 2 आंसर आना चाहिए। जब तक आप क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन को समझ लिए बना लिए हो गया, क्वेश्चन को एनालाइज करना जरूरी है। तो जब उस समय कॉनकेव मिरर के केस में 2 आंसर आया था तो इसमें एक ही आंसर क्यों आ रहा है, सवाल ये है। इसका आंसर ये है कि इस वाले केस में आपसे कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को रखिए और उसका इमेज 1/nth है, उसका इमेज 1/nth है। अगर एक ही मिरर है और ऑब्जेक्ट को रखना है तो क्या ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट आप यहां रख सकते हैं? नहीं, यहां तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही हो सकता है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या इस केस में केवल अगर एक मिरर हो या एक लेंस दिया हो तो क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब जहां पर मल्टीपल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसमें कोई एक बीच का जो इमेज है वो वर्चुअल हो सकता है, लेकिन एक ही अगर रिफ्लेक्शन होना है, क्योंकि एक कॉन्वेक्स मिरर है और इमेज बनेगा तो एक ही बार रिफ्लेक्शन होगा, तो एक ही बार जब रिफ्लेक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल कैसे होगा? ऑब्जेक्ट वर्चुअल नहीं हो सकता। इस केस में केवल एक ही केस होगा कि भाई यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, इस ऑब्जेक्ट का हाइट सपोज करो h है और इसका इमेज यहां पर बन रहा होगा। इस इमेज का हाइट h/n है। क्वेश्चन में दिया है कि ऑब्जेक्ट से 1/nth इमेज, तो बताइए कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ये u आपको निकालना है। आपको 2 फार्मूला मिरर में बताए हैं, एक है मिरर फार्मूला 1/v + 1/u 1/f, और दूसरा है मैग्निफिकेशन -v/u। इस दोनों फॉर्मूला को यूज करके आप सबसे पहले इस दोनों को कंबाइन करिए, ऐसा पहले भी किए हैं, और इसको लाइए किसके किसके टर्म में। m आपको दिया है, इस केस में m कितना दिया है, मैग्निफिकेशन कितना है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज है h/n, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है h, तो दोनों का रेशियो 1/n। अब बताओ ये प्लस होगा कि माइनस होगा?
ऑब्जेक्ट जिस साइड में है इमेज उसी साइड में बन रहा है, इस केस में ऐसा ही होता है, तो इसका मतलब ये प्लस होगा। मैग्निफिकेशन तुमको पता है, फोकल लेंथ तुमको पता है, और यू तुमको निकालना है, यू निकालना है। इस वाले फॉर्मूला में एफ पता है, यू निकालना है, लेकिन वी पता नहीं है, एम पता है। तो इसको आप इसके साथ मर्ज करिए और इक्वेशन लाइए आप एम यू एंड एफ में। किसमें? एम यू एंड एफ। एम यू एंड एफ में लाने के लिए बोलो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, यू से कि वी से? अगर आप इसको u से मल्टीप्लाई कर देंगे तो u बाय वी, u बाय यू, u बाय एफ। u से मल्टीप्लाई करो, u बाय वी, u बाय यू वन इक्वल टू u बाय एफ। अब u बाय v को यहां से रख दो, v बाय यू कितने के बराबर? माइनस एम। भाई इस वाले माइनस को उठा के इधर ले और इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये टर्म कितना हो जाएगा? माइनस वन बाई एम प्लस वन इक्वल टू यू बाई एफ। ये फॉर्मूला दोनों को मर्ज करके ये लिखे हैं। क्या इस वाले फॉर्मूला में अभी साइन कन्वेंशन आप यूज किए हैं? नहीं किए हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये अभी अनसाइंड है, ये अनसाइंड है, और इस दोनों को मर्ज करके इसको लाया। अभी तक साइन कन्वेंशन यूज नहीं किए। जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। m इसका साइन रखिए, f इसका साइन रखिए, u का साइन अपने आप आएगा। रखिए, माइनस से छोड़ दीजिए, वन बाई m की जगह कितना लिखे? वन बाई n। ये प्लस है, साइन के साथ लिखे हैं प्लस वन। ये u को आप छोड़ दीजिए, इसका साइन अपने आप आएगा, डिवाइडेड बाई f क्या है? प्लस है, इधर है, ये ऊपर चला गया। माइनस n माइनस वन इंटू एफ इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। माइनस साइन क्या बता रहा है? कि ऑब्जेक्ट जो है वो इससे इधर है, और डिस्टेंस कितना है? तो कहोगे n माइनस वन इंटू एफ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। मिरर से कितना डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस पूछा है, किधर रखा है वो नहीं पूछा। वो तो अंडरस्टूड है कि इधर नहीं रख सकते, उसको इधर ही रख सकते हैं। डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस हो जाएगा, या u का मॉड हो जाएगा n माइनस वन इंटू एफ। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज आप लोगों को गुड नाइट कर देते हैं। खूब खुश रहिए, खूब आनंद रहिए, और